हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जोन बिहारी। सो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे स्टील के ग्रेड के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में मैं बात किया था कि जो आरसीसी है, रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, उसके मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं। आरसीसी रीइंफोर्समेंट में स्टील ही क्यों प्रोवाइड किया जाता है, अब बात करेंगे। इसके इस्पात के ग्रेड कौन कौन से हैं, कितने ग्रेड के होते हैं, देखते हैं। आईएस कोड क्या है, आईएस कोड जिस प्रकार से मेंशन है उसको देखेंगे। पहला हमारा है मृदु इस्पात, माइल्ड स्टील। ये कोल्ड वर्क के लिए यूज होता है और इसका जो आईएस कोड होता है हमारा IS 432 होता है। उसी प्रकार से जो दूसरा हमारा होता है मृदु इस्पात FE 250, हॉट रोल्ड वर्क के लिए यूज होता है। जैसा कि इसका आईएस कोड है हमारा IS 1139। अब जो है, जो तीसरा है हाई यील्ड स्ट्रेंथ स्टील, उच्च पराभव सामर्थ्य स्टील। फिर जो इसका जो आईएस कोड होता है 1786 होता है। ये दो ग्रेड में होती हैं, FE 415 और दूसरा जो ग्रेड है FE 500। इसको टॉर 40 के नाम से भी जाना जाता है, उसी प्रकार से नॉन एज टॉर 50 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब यह जो डिफॉर्म स्टील बार है, यह विरूपित क्षणों के रूप में उपलब्ध है। ये HYSD क्षणें कहलाती हैं, हाई यील्ड स्ट्रेंथ स्टील कहलाती है। ठीक है, अब देखेंगे जो हमारा चौथा पॉइंट है, हाई स्ट्रेंथ स्टील वायर फैब्रिक होता है। तो इसका जो आईएस कोड होता है 1566 होता है। यह जाली स्लैबों, सड़क पेवमेंट, सेल्स में डाली जाती हैं। अब देखेंगे जो FE 250 है, FE 415 है, FE 500 है, तो उसका जो स्ट्रेन और स्ट्रेस डायग्राम क्या होता है देखते हैं। ये जो हमारा FE 250 है, ये इस तरीके से लाइज करता है, वेरी करता है 100, 200, 300, 400, 500। फिर इसको अकॉर्डिंग इस प्रकार से इसका स्ट्रेन डायग्राम बनेगा FE 250 के लिए, FE 415 के लिए, FE 415 के लिए, और उसी प्रकार से FE 50 के लिए हमारा जो रहेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा, पैराबोलिक। तो ये हमारा था स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। अब देखेंगे स्टील के शेप के बारे में, किस आकार का होता है और कितने प्रकार के होते हैं, देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा दूसरा पॉइंट है, जो इस्पात प्रॉब्लम, इस्पात का शेप क्या है। गोल छड़े, दूसरा हमारा डिफॉर्म्ड बार, तीसरा है ट्विस्टेड बार। उसी प्रकार से हमारा चौथा भी है कोरोजिव रेजिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। सबके बारे में एक एक करके देखेंगे। अभी क्या है हमारा गोल छड़े। गोल छड़े क्या है कि जब उस पर स्ट्रेस आती हैं तो उसके जो सरफेस को मिनिमम रखा जाता है, जिससे वो उसको रजिस्ट कर पाए। ये इसमें मेंशन है कि जब हमारा गोल छड़ यूज होता है तो प्रतिबलों का संकेंद्रण रोकने के लिए प्रबलन इस्पात, रेनफोर्समेंट स्टील का जो सतही क्षेत्रफल होता है, सरफेस एरिया होता है, न्यूनतम रखा जाता है। और इसके कोने नहीं होने चाहिए, रेक्टेंगल प्रकार के नहीं होने चाहिए। तो इस्पात की पत्ती ये होती है फ्लैट, अथवा जो एंगल होता है स्टील का वो कम बॉन्डिंग बना पाता है एज कंपेयर टू जो हमारा गोल छड़े होती है, राउंडेड जो स्टील होती है उसके अपेक्षा। तो ये दूसरा पॉइंट हमारा मेंशन है कि इस्पात की जो पत्ती होती है अथवा एंगल पर गोल राउंड छड़ की तुलना में अभिलाग कम बनता है। ठीक है, इसीलिए सीमेंट कंक्रीट में प्रबलन के लिए गोलाकार छड़ों का प्रयोग किया जाता है।
ये निम्न व्यास की होती हैं, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ऐसे ऐसे 50 mm और भी डाया की होती हैं। तो इतने में उपलब्ध है मार्केट में, ठीक है। मैक्सिमम जो इसकी लेंथ होती है वो होती है 13 मीटर में उपलब्ध है। जो दूसरा हमारा है डिफॉर्म्ड बार, विरूपित छड़ें, कंक्रीट में दबाई गई छड़ों को प्रतिबलों के कारण सरकने या फिसलने से बॉन्डिंग और अच्छी मजबूत करने के लिए उसके जो सरफेस को थोड़ा रफ कर दिया जाता है। तो है कि सरकने या फिसलने के लिए, रोकने के लिए कंक्रीट की जो अभिलाग है, बॉन्ड को बढ़ाने के लिए छड़ों की बाहरी सतह को रफ कर दिया जाता है, खुरदरा कर दिया जाता है। इसके लिए छड़ों की परिधि पर लहरिया प्रोजेक्शन दांते अथवा गड्ढे डाल दिए जाते हैं। ऐसी छड़ें जो हमारी हैं विरूपित छड़ें, ये डिफॉर्म्ड स्टील होती है, इस्पात होती है। हमारा जो तीसरा है देखते हैं ट्विस्टेड बार, देखते हैं थोड़ा सा। सो फ्रेंड्स, ये हमारा सी पॉइंट है ट्विस्टेड बार। ट्विस्टेड बार को हम टॉर भी बोलते हैं। क्या है देखते हैं इसको, कि इन छड़ों को टॉर स्टील के नाम से भी जाना जाता है। यह छड़ें रस्सी की भांति ऐंठी हुई होती है, ट्विस्टेड हुई होती हैं। इन छड़ों का यील्डिंग स्ट्रेंथ जो है सामान्य छड़ों की तुलना में 50% अधिक होती है, और इसकी जो बॉन्डिंग होती है सामान्य छड़ों की तुलना में भी 40% अधिक होती है। तो जो इनकी बॉन्डिंग इंक्रीमेंट है, बढ़ोतरी के कारण धरणों में कम दरारें होती हैं, होती भी हैं तो महीन दरारें होती हैं, कम दरारें पड़ती हैं और वह बहुत महीन होती हैं। जो हमारा डिफॉर्म्ड बार है, ये ट्विस्टेड बार है, छड़ों का कंक्रीट से जो बॉन्डिंग होती है अधिक होती है, इसलिए इन छड़ों को हुक प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो क्या है कि अब जो हमारा है डी पॉइंट CRS, कोरोजिव रेजिस्टेंट स्टील बार है। तो इसमें जो है कि कार्बन की मात्रा होती है 0.18% होती है, और जो HYSD बार है उसमें जो कार्बन की मात्रा होती है 0.20% होती है। वही लिखा है CRS छड़ों में 0.18 कार्बन अधिक होता है, जबकि HYSD छड़ों में कार्बन की जो मात्रा होती है 0.2% रहती है। CRS छड़ों में जंग लगने से रोकने के लिए क्रोमियम 1.5% होती है। CRS छड़ों में जंग लगने को रोकने के लिए क्रोमियम की मात्रा 1.5% रखी जाती है। और भारत में सेल व टिस्को कंपनियां जो हैं इन छड़ों का उत्पादन कर रही हैं। ये हमारा था स्टील के प्रकार, ग्रेड। अब देखेंगे आरसीसी में इसके मेथड कौन कौन से हैं, तो चलिए उसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा मेथड है, मेथड्स ऑफ डिजाइन ऑफ आरसीसी मेंबर्स। इसके 3 मेथड होते हैं। पहला हमारा है कार्यकारी प्रतिबल या प्रत्यास्थ सिद्धांत विधि है। इसको WSM वर्किंग स्ट्रेस मेथड या इलास्टिक थ्योरी भी कहते हैं। जो हमारा दूसरा है चरम भार विधि, अल्टीमेट लोड मेथड होता है, इसको फैक्टर लोड भी मेथड कहते हैं। और थर्ड हमारा है LSM लिमिट स्टेट मेथड, इसको बोलते हैं सीमांत अवस्था विधि। पहला हमारा है WSM मेथड है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड है। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या है कि जो कार्यकारी वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो है इसको इलास्टिक माना जाता है, और ये एक्चुअल में है नहीं। तो देखते हैं क्या है कि कार्यकारी जो प्रतिबल विधि है
कार्यकारी लोड, वर्किंग लोड को आधार माना जाता है और कंक्रीट व इस्पात को प्रत्यास्थ मानकर अभिकल्पन करते हैं, डिजाइन करते हैं। कंक्रीट व इस्पात को इलास्टिक मानकर डिजाइन करते हैं, परंतु एक्चुअल में व्यवहारिकता में कंक्रीट प्रत्यास्थ नहीं होता है। चरम अल्टीमेट स्टेज पर पहुंचने पर इलास्टिक स्टेज से ये प्लास्टिक स्टेज में हो जाती है। इस प्रकार के जो बदलाव होते हैं तो इसका जो डिजाइन सही तरीके से हो नहीं पाता है। तो ये है कि जो चरम प्रतिबल पर पहुंचने पर कंक्रीट प्रत्यास्थ स्थिति इलास्टिक स्टेज से सुगढ़ स्थिति प्लास्टिक स्टेज में आ जाती है। कंक्रीट के इस बदलाव के कारण खंड की भार वहन क्षमता, जो लोड बियरिंग कैपेसिटी का शुद्धता से आकलन नहीं हो पाता। यह एक पुरानी और सर्वाधिक प्रचलित विधि है। इस विधि का प्रतिपादन सन 1900 में कोजनेट व टेडस्को ने किया था। अब जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है, इसके जो डिफेक्ट हैं, दोष हैं, उसके कुछ पॉइंट हैं, उसको देखते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे अल्टीमेट लोड मेथड। अल्टीमेट लोड मेथड के बाद देखेंगे हमारा है लिमिट स्टेट मेथड, एलएसएम। देखते हैं इसको क्या है। सो फ्रेंड्स, बात करेंगे डब्ल्यूएसएम के जो दोष हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसका क्या है कि इसको इलास्टिक माना जाता है कंक्रीट में, डब्ल्यूएसएम मेथड में, जो वास्तव में नहीं है। और क्या है कि जो प्रतिबलों पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाई जाती है और भारों पर नहीं, जिसकी वजह से जो अज्ञात लोड्स आते हैं उसकी वजह से डिज़ाइन करना मुश्किल रहता है और ये वास्तव में वास्तविकता पर आधारित नहीं रहता। तो देखते हैं क्या इसमें मेंशन है। इस विधि में कंक्रीट को प्रत्यास्थ पदार्थ मान लिया जाता है, जो वास्तव में सत्य नहीं है। कंक्रीट का अप्रत्यास्थ बर्ताव कम प्रतिबलों पर ही प्रकट होने लगता है। डब्ल्यूएसएम भौतिक रूप से वास्तविकता पर आधारित नहीं है। इस विधि में प्रतिबलों पर सुरक्षा गुणांक, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाया जाता है, भारों पर नहीं। अतः अज्ञात भारों के कारण खंड की विफलता का पता नहीं लगता है कि किसकी वजह से ये फेल हुआ है। तो कंक्रीट खंड में प्रतिबल वितरण सरल रेखीय दिखाया गया है, जो सत्य नहीं है। डब्ल्यूएसएम में जो प्रतिबलों व स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो कर्व बनता है वो लीनियर नहीं बनता है, वास्तविकता पर आधारित नहीं है। अवयव के जो कोलैप्स के टाइम उत्पन्न स्थिति पर यह ध्यान नहीं दिया जाता है। यह मितव्ययी इकोनॉमिकल डिज़ाइन नहीं होता है। इसमें IS 456 2000 में स्पष्ट किया गया है कि जहाँ पर एलएसएम अपनाना संभव न हो वहाँ पर डब्ल्यूएसएम अपनाई जा सकती है। तो चलिए देखते हैं। अब ये दोष था हमारा डिफेक्ट डब्ल्यूएसएम मेथड की। अब हम देखेंगे यूएलएम मेथड। तो चलिए देखते हैं क्या है। सो फ्रेंड्स, ये हमारा है अल्टीमेट लोड मेथड, चरम भार विधि। क्या है कि इस विधि में अभिकल्पन करने पर कंक्रीट और स्टील की सामर्थ्य का पूर्णतः लाभ उठाया जाता है और संरचना अधिक भार वहन कर लेती है। चरम भार सिद्धांत पर कंक्रीट
अवयवों का अभिकल्पन करने के लिए चरम भार पर विचार किया जाता है। संरचना पर पड़ने वाले अधिकतम संभावित भार को लोड फैक्टर कहते हैं। लोड फैक्टर से गुणा करने पर अल्टीमेट लोड ज्ञात किया जा सकता है, निर्धारित किया जा सकता है। जो अल्टीमेट लोड व वर्किंग लोड के अनुपात को भार गुणक या लोड फैक्टर कहते हैं। जो लोड फैक्टर होता है कोलैप्स लोड या अल्टीमेट लोड तथा वर्किंग लोड के अनुपात को लोड फैक्टर कहते हैं। जो चरम भार विधि है प्रत्यास्थ डब्ल्यूएसन मेथड की तुलना में 40% तक रेनफोर्समेंट स्टील बचत होती है। तो फ्रेंड्स ये हमारा था अल्टीमेट लोड मेथड। अब बात करेंगे एलएसएम मेथड के बारे में। तो फ्रेंड्स बात करेंगे एलएसएम मेथड की। एलएसएम मेथड जो होता है हमारा यूएलएम मेथड का एक मोडिफाइड रूप होता है। इसको देखते हैं क्या है इसमें कि जो एलएसएम मेथड है एक तर्कसंगत विधि है जो चरम भार विधि का एक सुधरा हुआ रूप है और यह विधि सुघट्ट अभिकल्पन पर आधारित है। सीमांत अवस्था विकल्पन में संरचना की चरम सामर्थ्य के साथ साथ इसकी सेवा योग्यता व टिकाऊपन पर विचार किया जाता है। किसी संरचना के विफल होने से पूर्व सुरक्षा तथा सेवा योग्यता की स्वीकार्य सीमाएं सीमांत अवस्था कहलाती हैं। सीमांत अवस्था है ये निम्न दो बातों पर निर्भर करती हैं। पहला है हमारा निपात की सीमांत अवस्था लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। दूसरा है हमारा है कि सर्विसिबिलिटी पर सेवा योग्यता पर रहती है। उसको हम देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स क्या है। यह सीमांत अवस्था संरचना की सामर्थ्य पर विचार करती है। जब संरचना कोलैप्स होती है इसे चरम अवस्था कहते हैं। इस सीमांत अवस्था में अवयव की निम्न बातों पर ध्यान दिया जाता है। पहला फ्लेक्सरल, दूसरा है हमारा शियर, तीसरा हमारा है बॉन्ड और जो चौथा है टॉर्जन, पांचवा है कंप्रेशन संपीड़न। ये हमारा था लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। अब हम देखेंगे लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, उसके बारे में देखते हैं। ये हमारा है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, सेवा योग्यता की सीमांत अवस्था है। यह वह अवस्था है जब अत्यधिक विकृति के कारण संरचना सेवा में योग्य न रहे। इस सीमांत अवस्था में खंड के डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग, वाइब्रेशन हो सकते हैं। सीमांत अवस्था विधि चरम भारों पर सुरक्षा अल्टीमेट लोड मेथड तथा कार्यकारी भारों पर सेवा योग्यता दोनों विधियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसमें प्रत्यास्थ सीमा सिद्धांत तथा चरम भार सिद्धांत दोनों की कमियों को दूर किया गया है। भारों तथा मटेरियल्स पर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लगाकर अभिकल्पित डिजाइन स्ट्रेस निर्धारित किए जाते हैं। ये हमारा है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। अब देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन WSM एंड LSM। चलिए देखते हैं क्या है। सो फ्रेंड ये हमारा है WSM और LSM का डिफरेंट। पहला पॉइंट है हमारा आधार नियम। यह विधि यांत्रिकी के सामान्य नियमों पर आधारित है और सैद्धांतिक है। इसमें गणनाएं सरल होती हैं WSM में।
वही है इसमें एलएसएम में अभिकल्पन विधि प्रेक्षण द्वारा उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित है। गणनाओं के सरल बनाने के लिए कुछ मान्यताएं अपनानी पड़ती है। कंक्रीट की प्रकृति क्या है? अभिकल्पन के लिए कंक्रीट को प्रत्यास्थ माना जाता है जो वास्तव में नहीं है। इसमें क्या है कि एलएसएम में जो दूसरा पॉइंट है हमारा, कंक्रीट विफल होने से पहले प्रत्यास्थ अवस्था से सुगठ अवस्था में आ जाती है। भार निर्धारण क्या है? तीसरा पॉइंट, संरचना पर भारों का निर्धारण सरल पड़ता है। उसी प्रकार से जो एलएसएम है, संरचना पर भार निर्धारण अनुभव व सूझबूझ के आधार पर किया जाता है। डी पॉइंट हमारा हुक्स लॉ, प्रतिबल और विकृति के समानुपाती होता है। यह विधि हुक के नियम पर आधारित होती है। उसी प्रकार से एलएसएम जो हमारा है, सीमांत अवस्था हुक के नियम का पालन नहीं करती है। अब जो है हमारा कि स्ट्रेस डायग्राम क्या है इसका, डब्ल्यूएसएम क्या, प्रतिबलों का वितरण सरल रेखीय माना जाता है। इस आधार पर संपीड़न प्रतिबल ट्रायंगल त्रिभुजाकार होता है। जो हमारा है प्रतिबलों का वितरण सरल रेखीय नहीं पड़ता है। संपीड़न प्रतिबल आरेख पैराबोलिक होता है। ये था डिफरेंट डब्ल्यूएसएम और एलएसएम का। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारा आरसीसी का इंट्रोडक्शन खत्म हुआ आज। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में डिटेल से, डिजाइन न्यूमेरिकल पार्ट कवर करेंगे। तो आप लोगों से मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।